नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज संविधान का भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार चल रहा है। इसमें हम पढ़ाएंगे अनुच्छेद 21। संविधान में जितने भी अनुच्छेद हैं, अगर उनमें सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात की जाए तो वो है अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21। इसमें लिखा क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो जैसा मैंने आपसे बताया कि सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसलिए इस पर सबसे ज़्यादा समय भी लगना चाहिए, क्योंकि इसको समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। बहुत व्यापक है, यह अवशिष्ट अनुच्छेद की तरह है, यानी कि जो संविधान में बातें नहीं लिखी गई हैं वो भी इनके अंदर समाहित हो जाती हैं। इसलिए अनुच्छेद 21 सबसे व्यापक हो जाता है। और सबसे खास बात यह है कि अनुच्छेद 21 व्यक्तियों के लिए है। इसमें नागरिक और गैर नागरिक दोनों शामिल होते हैं, यानी भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 21 का प्रयोग कर सकता है, केवल भारतीय ही नहीं, सभी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अनुच्छेद 21 में लिखा क्या है। साफ साफ शब्दों में लिखा है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण। मतलब हमें जीने का अधिकार है, मतलब हमारा कोई प्राण नहीं ले सकता। और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि हमें कोई गुलाम नहीं बना सकता। हम शारीरिक रूप से स्वतंत्र हों, हम जहां चाहें वहां जा सकते हैं, जैसे चाहें वैसे बैठ सकते हैं, जैसे चाहें वैसे कपड़ा पहन सकते हैं, जैसे चाहें वैसे अपना स्वास्थ्य बना सकते हैं। तो ये प्राण भी, मतलब प्राण हमारा बचा रहे, प्राण हमारा कोई न छीने, इसका हमें अधिकार है, मौलिक अधिकार है। और स्वतंत्र रहें शारीरिक रूप से भी, इसका भी हमें अधिकार है। और ये दोनों अधिकार हमें संविधान ने दिया है। यहाँ एक बात और समझने वाली है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसका मतलब कि संसद को ये छूट भी दी गई है संविधान द्वारा कि संसद कोई विधि बना सकती है, उस विधि के हिसाब से प्राण ले सकती है। जैसा आप जानते हैं कि फांसी हो जाती है किसी को, या उम्र कैद हो जाती है, तो वो भी दैहिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। भाई उम्र कैद हो गई मतलब वो स्वतंत्र नहीं है, कहीं चल नहीं सकता है। फांसी हो गई मतलब प्राण उसका चला गया। तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत होता है। ऐसा नहीं कि बिना कोई प्रक्रिया के ये हो गया। इसमें पूरा देखा जाता है ना, एक सिस्टम बनाया गया है कि कौन कौन सा जुर्म आप करेंगे तो कौन कौन सी आईपीसी की धारा लगेगी, और फिर उसके बाद गहन जांच होगी। अगर उस तरह से पाए जाते हैं तो आपका प्राण लिया जा सकता है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के ही तहत दिया जा सकता है, मनमाने ढंग से नहीं। सबसे पहले एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के पास, एनके गोपालन बनाम मद्रास राज्य। एनके गोपालन बनाम मद्रास राज्य एक केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। निर्णय क्या दिया और केस किस पर था? इसी पर कि जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित हो सकती है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, वो निर्णय ये दिया कि इसके दो पक्ष हैं। जब कोई विधि बनती है तो उसका एक वैधानिक पक्ष होता है, लीगल पक्ष होता है। तो विधायी पक्ष मतलब विधि बनाने वाले, यानी कि विधायिका, जैसे कि संसद, राज्यों में विधानमंडल। तो विधायिका विधि बनाती है और कार्यपालिका उस विधि को करवाती है, यानी वैसा करती है। तो एनके गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो विधायिका ने बना दिया, वो चाहे जैसा बनाया हो, हम उसकी जांच नहीं करेंगे कि उसने जो बनाया है विधि वो सही है या गलत है। हम उसकी जांच नहीं करेंगे। हम केवल ये जांच करेंगे, हम केवल ये समीक्षा करेंगे कि जो व्यक्ति का प्राण लिया गया है या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है, वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत किया गया है, अन्यथा दूसरे ढंग से किया गया है। जैसे एक विधि बना दी गई कि व्यक्ति को इस तरह से फांसी होगी, एक सिस्टम बना दिया गया फांसी का, और उसको फांसी हो गई, तो न्यायालय क्या करेगा? केवल ये जांच करेगा कि वो फांसी इसी तरह हुई या उसको कहीं पहले मार करके तो नहीं लटकाया गया, या फांसी पर लटकाने के पहले उसे बेहोश तो नहीं किया गया, या फिर फांसी के बदले उसे गोली तो नहीं मार दिया गया। ये सोच करके कि फांसी में भी व्यक्ति मरेगा
और गोली मार देने से भी मरेगा, तो क्यों फांसी पर लटकाएं, सीधे गोली मार दे। तो गोली मार दिया, ये गड़बड़ किया, फांसी हुई सिस्टम से, ये सही है। तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्यायालय केवल इसकी समीक्षा करेगी कि जैसा नियम बनाया गया है क्या उसी तरह से हुआ है या नहीं, उस होने की वो जांच करेगी, उस तरीके की जांच करेगी, बस। ऐसा निर्णय दिया एन.के. गोपालन वर्सी मद्रास राज्य। तैयारी करने वाले बच्चे विशेष ध्यान देंगे, यहां से परीक्षा में बहुत प्रश्न आते हैं। ये चलता रहा। बाद में एक केस होता है मेनका गांधी वर्सी भारत संघ यानी कि भारत, और यह था मामला 1978 का, ध्यान रहे। इसमें भी यही मामला आया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत। तो क्या यह ठीक है या गलत है? तो फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया, और इस निर्णय में उसने पुराने निर्णय को उलट दिया, यानी पुराने निर्णय को उसने गलत बताया 1978 में। और नए निर्णय में इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो विधायिका है जो विधि बनाएगी उस विधि की भी समीक्षा होगी, और विधि के बाद जिसने कार्य किया है यानी कार्यपालिका ने कार्य किया है तो उसके कार्यों की भी समीक्षा होगी। इसका मतलब कि विधि किस मंशा से बनाई गई है, विधि प्राकृतिक न्याय पर आधारित है कि नहीं, सम्यक विधि अपनाई गई है कि नहीं, इसकी भी जांच होगी, और उसके बाद उस विधि के तहत कार्य किया गया है कि नहीं, इसकी भी जांच होगी। इस सिस्टम को कहा जाता है सम्यक विधि प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यह अमेरिका के सिस्टम पर आधारित है। अमेरिका में ऐसे ही होता है, विधायिका ने क्या विधि बनाई, कार्यपालिका ने क्या कार्य किया, दोनों की समीक्षा वहां की सुप्रीम कोर्ट करती है। तो भारत में भी अब ऐसा हो गया कि विधायिका मनमाने ढंग से विधि नहीं बनाएगी और मनमाने ढंग से कार्यपालिका कार्य भी नहीं करेगी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम समझाता हूं। जैसे मान लीजिए अभी कोरोना काल चल रहा है, अब विधायिका यानी कि संसद एक विधि बना दे कि भीड़ में या चौराहे पर कोई व्यक्ति अगर जोर से खांस देगा यानी उसको छींक आ गई तो उसको फांसी होगी। क्यों फांसी होगी? क्योंकि उसको कोरोना हुआ है। अगर केवल उसको कोरोना हुआ है, वह घर में है, तो केवल वही मरेगा, उसी का प्राण जाएगा। लेकिन वह बीच चौराहे पर आकर के सार्वजनिक स्थान पर छींक रहा है तो उसका वायरस और लोगों के शरीर में जाएगा और लोग संक्रमित होंगे और लोग मारे जाएंगे। इसलिए उसने गलत किया है, इसलिए उसको फांसी पे टांगो। मान लीजिए ये तर्क दे करके एक विधि बना दी गई। अब विधि तो बन गई, कोई बात नहीं, क्योंकि संसद विधि बनाएगी और संसद में किसी पार्टी विशेष के ज्यादा लोग होते हैं, वो विधि बना दी। अब हुआ क्या, अब पहले के नियम के हिसाब से, एन.के. गोपालन के हिसाब से, तो इस विधि की जांच सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी। लेकिन चूंकि ये निर्णय अब गलत साबित हो गया है, अब नया नियम है, तो इसके तहत अगर कोई व्यक्ति कोर्ट जाता है या ये बात मीडिया में खूब चर्चा में आ जाती है तो डायरेक्ट कोर्ट भी संज्ञान लेकर के इसकी सुनवाई कर सकता है और इसे गलत साबित करेगा। क्यों? किस आधार पर? नैसर्गिक न्याय, प्राकृतिक न्याय के आधार पर इसे गलत साबित करेगा और कहेगा कि विधायिका ने जो विधि बनाई है वो सरासर 100% पूरी तरह से गलत है। क्योंकि छींक तो किसी को भी आ सकती है, जो स्वस्थ है उसको भी आ सकती है, कुछ है नेचुरल है जिसे व्यक्ति रोक नहीं सकता। ये तो एक मतलब ऐसा हो गया कि शायद पुराने जमाने में जिसे अंध युग कहते थे उस समय भी ऐसा नियम नहीं रहा होगा जो नियम अब बन गया है। तो ये छींक तो आ सकती है, उसने इतना बड़ा जुर्म नहीं किया है कि उसको फांसी पे टांग दिया जाए, तो इस आधार पे उलट सकती है निर्णय। मतलब विधायिका मनमाने ढंग से अब कोई कानून भी नहीं बना सकती। तो कानून की समीक्षा होगी, अगर कानून ठीक है तो उस कानून के तहत व्यक्ति का प्राण भी लिया जा सकता है और उसको दैहिक स्वतंत्रता से वंचित भी किया जा सकता है, यानी उसको कारावास होगी, उसको एक जगह बंद करके रखा जा सकता है। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, यानी 1978 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 का उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया और अनुच्छेद 21 का बहुत ही व्यापक ढंग से अनेकों निर्णय दिए और वो सभी निर्णय भारत के संविधान अनुच्छेद 21 में जुड़ते चले गए, जो कि अब मौलिक अधिकार के तहत आते हैं, जो शुरू में भारत के संविधान में नहीं लिखा गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को व्याख्या करने का अधिकार है संविधान का, इसलिए उसने जो जो व्याख्या की उसके आधार पर
बहुत सारी बातों को अनुच्छेद 21 में लिखा गया। तो क्या क्या लिखा गया है अभी मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, और बहुत महत्वपूर्ण है जानना आपके लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। यह मूल संविधान में नहीं शामिल था, लेकिन आप जानते हैं कि शिक्षा सबसे बड़ा शस्त्र होता है इंसान के लिए। शिक्षा से बड़ी दौलत कोई नहीं होती, और शिक्षा ही व्यक्ति को और समाज को आगे की ओर ले जाता है। लेकिन संविधान में नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के तहत इसे 86वें संविधान संशोधन, ध्यान दीजिएगा, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत संविधान के अनुच्छेद 21 में इसे जोड़ा गया। 21 में क खंड से इसे जोड़ा गया और कहा गया कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बीच के बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। यह उसका मूल अधिकार है। यानी किसी का भी जो 6 वर्ष का बच्चा हो गया है, किसी भी जात धर्म मजहब का हो और 14 वर्ष के बीच में है, वो इस आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा कि उसके माँ बाप गरीब हैं, फीस नहीं भर सकते। ठीक है, तो यह राज्य का कर्तव्य है कि राज्य उसे अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कराए, जो कि 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में ये लागू हो गया। तो अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। देखिए दूसरा महत्वपूर्ण बात समझिए, आईपीसी इंडियन पेनल कोड की धारा 309 के तहत क्या दर्ज है? आत्महत्या का प्रयास। जो व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है उसे दंड दिया जाएगा। तो देखिए सर्वप्रथम महाराष्ट्र वर्सेस श्रीपति दुबल का एक मामला आया था 1987 में। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत जीने का जो अधिकार है, राइट टू लीव, उस अधिकार के तहत अनुच्छेद 21 में ही यह भी समाहित है कि व्यक्ति को मरने का भी अधिकार है, राइट टू डाई। यानी कि अनुच्छेद 21 में दोनों बातें हैं। जिस तरह से जीने का अधिकार है उसी तरह से व्यक्ति को मरने का भी अधिकार है। ऐसा निर्वचन बॉम्बे हाई कोर्ट ने 1987 में किया। इस आधार पर धारा 309 असंवैधानिक है। यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि जो आईपीसी की धारा 309 है वो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यह कहती है कि आत्महत्या के प्रयास में व्यक्ति को सजा होगी, अतः आत्महत्या करना गलत है। अब आता है मामला सुप्रीम कोर्ट में, पी रतिनाम वर्सी भारत संघ 1994। तो 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात को रखा, जैसा हाई कोर्ट ने कहा था कि ठीक है धारा 309 आईपीसी की धारा 309 असंवैधानिक है, और बॉम्बे हाई कोर्ट की बातों को रिपीट किया सुप्रीम कोर्ट ने भी, और कहा कि व्यक्ति को जिस तरह से जीने का अधिकार है उसी तरह से व्यक्ति को मरने का भी अधिकार है। लेकिन आगे चल करके फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक मामला जाता है ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 के मामले में, और इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया वो निर्णय इन दोनों निर्णयों को उलट देता है, और उसने बताया कि धारा 309 संवैधानिक है, यानी कि संविधान के खिलाफ नहीं है। धारा 309 संवैधानिक इसलिए है क्योंकि वो तो बात ठीक है कि व्यक्ति को जीने का अधिकार है, अनुच्छेद 21 में समाहित है, वो बात बिल्कुल सही है, साफ साफ लिखा भी है कि जीने का अधिकार है। लेकिन जीने के अधिकार के साथ साथ व्यक्ति को मरने का अधिकार नहीं है, सुसाइड करने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका ये जीवन खुद अपने आप वो नहीं पैदा कर लिया है, उसको ये जीवन समाज ने दिया है, उसके माँ बाप ने दिया है। तो उसका जीवन स्वयं उसका नहीं है। वो बात ठीक है कि वो स्वतंत्र रहे, जो चाहे वो करे, जिंदा रहे, लेकिन उसके मरने से समाज का नुकसान है, उसके बीवी बच्चों का नुकसान है, उसके माता पिता का नुकसान है। तो उसको जीवन समाज ने दिया है,
इसलिए उसको अपना जीवन समाप्त करने का अधिकार कतई नहीं है। यानी कि सुसाइड को धारा 309 के तहत जो गलत बताया गया है, दंड का प्रावधान है, वो ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में कहा। तो वर्तमान में आपने क्या समझा कि जीने का अधिकार तो है लेकिन मरने का अधिकार नहीं है। इनके अलावा और बहुत से मूल अधिकार हैं जो अनुच्छेद 21 में शामिल किए गए बाद में। एकांतता का अधिकार, मतलब व्यक्ति को एकांत में रहने का भी अधिकार है। उसको कोई ये नहीं कह सकता कि आप पब्लिक में क्यों नहीं हैं, आप एकांत में बैठकर क्या कर रहे हैं। व्यक्ति को एकांतता का भी अधिकार है। निःशुल्क विधिक सहायता, इसका भी अधिकार है। मतलब जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, बहुत गरीब है, उसको किसी जुर्म में पकड़ा गया। अब अनुच्छेद आपने 20 पढ़ा था, अनुच्छेद 20 के तहत दोहरे दंड से संरक्षण उसको प्राप्त है, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण प्राप्त है उसको, है ना, आत्म अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण है उसको। तो जब उसको वकील नहीं मिलेगा कोई, तो वो कैसे बच पाएगा, कैसे कर पाएगा। तो इसलिए जब वह वकील करने में असमर्थ है तो सरकार उसको वकील मुहैया कराए, सरकारी निःशुल्क, इसका भी उसे अधिकार है। तो निःशुल्क विधिक सहायता पाने का भी अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आता है। चिकित्सा 1989, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले होता क्या था, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को गोली लग गई या एक्सीडेंट हो गया या आग से जल गया या फांसी लगा लिया है, इस तरह का जब केस आता था तो प्राइवेट अस्पताल भर्ती नहीं करते थे और कहते थे ये पुलिस केस है, पहले पुलिस से लिखवा करके लाओ, और ऐसा करने में व्यक्ति की जान चली जाती थी। तो 1989 से ये व्यवस्था कर दिया गया कि कोई भी प्राइवेट संस्थान हो, यानी कि चिकित्सा केंद्र हो या सरकारी चिकित्सा केंद्र हो, अगर कोई कैसा भी केस जाता है उसके पास, तो सबसे पहले वो उस व्यक्ति को चिकित्सा मुहैया कराए, उसकी जान बचाए, उसके बाद पुलिस केस देखा जाएगा बाद में। तो इस तरह से चिकित्सा पाने का भी अधिकार व्यक्ति को है। ध्यान रहे, प्राइवेट भी और सरकारी दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। कोई आपको चिकित्सा देने से मना नहीं कर सकता। निःशुल्क खाद्य सामग्री 2002 में ये कानून बनाया गया, 2002 में ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और ये भी मौलिक अधिकार के तहत शामिल कर दिया गया कि निःशुल्क खाद्य सामग्री आपको मिलनी चाहिए। मतलब आप इतने भी सक्षम नहीं हैं कि आप सरकारी फीस भी दे सकते हैं, जो सरकारी रेट आता है, अगर उतना भी देने में सक्षम नहीं हैं और आप भूख से मर रहे हैं, आपके पास जीविकोपार्जन का कुछ भी नहीं है, तो जीने के अधिकार के तहत, क्योंकि आपको जीने का अधिकार है, अगर आप भूख से मर जाएंगे तो जीने का अधिकार से आप वंचित हो गए, इसलिए आप जिए। इसके तहत निःशुल्क खाद्य सामग्री की व्यवस्था राज्य सरकार, केंद्र सरकार करेगी। फोन टेप करना, देखिए आप किसी का फोन टेप नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए किसी से बात कर रहे हैं आप, तो ठीक है बात करिए, लेकिन उसकी बिना इजाजत के आप उसका फोन टेप करके सार्वजनिक कर रहे हैं, तो उसकी निजता का ये उल्लंघन है और ऐसा नहीं करना चाहिए, इस पर रोक लगाई गई है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कॉल डिटेल पुलिस वाले निकलवाते हैं, तो कॉल डिटेल किसी का भी निकलवाने का अधिकार केवल प्रशासन को है, आम पब्लिक को नहीं है कि वो किसी का भी कॉल डिटेल निकलवा सकती है, क्योंकि उसका पर्सनल लाइफ है, वो कहाँ बात कर रहा है, कैसे कर रहा है, आप कौन होते हैं रोकने वाले, है ना। हाँ, कुछ बड़ा कांड होता है, मर्डर होता है, तो फिर उसकी जांच के लिए जो शक के दायरे में आता है, प्रशासन उसका कॉल डिटेल निकलवाती है अनुमति लेकर के, ऐसे नहीं। तो किसी का फोन टेप करके साक्ष्य के रूप में प्रकट करना ये भी गलत है। लेकिन अगर यही साक्ष्य बहुत बड़े व्यापक अर्थ में किसी क्राइम को रोक रहा है या किसी दोषी को सजा दिला रहा है, जो कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, तब ये हो सकता है, वरना सामान्य परिस्थिति में आप किसी का फोन टेप नहीं कर सकते। गर्भधारण, इससे भी महिलाओं को आज़ादी दी गई है, यानी उसका, महिला का एक मौलिक अधिकार है कि वो स्वतंत्र है कि वो गर्भ धारण करे या नहीं, उसका पति उसे मजबूर नहीं कर सकता। अगर उसकी मर्जी नहीं है, उसका मन नहीं है कि मैं गर्भ धारण नहीं करूंगी, तो वो नहीं करेगी। ठीक, और गर्भ के बाद वो गर्भपात भी करा सकती है, उसके लिए एक समय सीमा रखी गई है, तो ये पूरा उसका अधिकार है। धूम्रपान, तो ये सार्वजनिक जगहों पे बात की गई है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर कोई धूम्रपान नहीं करेगा, उसे रोका गया है। एकांत कारावास, जिसको कारावास हो गया, यानी कि जिसको जेल में रहने की सजा मिल गई, उसका ये अधिकार है कि उसको अलग से कहीं न बंद किया जाए जहां कोई न हो।
आप फिल्मों में खूब देखे होंगे कि किसी को एकांत कारावास में, जहां कोई व्यक्ति नहीं है, उसको वहां बंद कर दिया जाता है। तो व्यक्ति को इससे भी आज़ादी दी गई है कि वो उसे एकांत में न बंद किया जाए। उसे, हाँ, अगर उसको पसंद है, उसको कोई दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं है, अन्यथा वो इस पर अपना अधिकार का प्रयोग वो कर सकता है, क्योंकि उसे संविधान ने अधिकार दिया है कि वो एकांत में नहीं रहेगा। फांसी 1996, फांसी की प्रक्रिया विधि बनाएगी, विधि के ही तहत फांसी दी जा सकती है, वो ठीक है, लेकिन फांसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं दी जाएगी। आपने खूब सुना होगा कि इसने इतना बड़ा जुर्म किया है कि इसको भरी चौराहे पे फांसी होनी चाहिए, इसको हजारों लोगों के बीच में फांसी पे टांग देना चाहिए सरकार को, खूब सुना होगा। लेकिन इस पर संविधान ने रोक लगाया है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, और यह मौलिक अधिकार है उस व्यक्ति का कि उसे सार्वजनिक स्थानों पर फांसी न दी जाए, उसे फांसी घर में ही दी जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु आपकी नहीं हो सकती, किसी की भी पुलिस अभिरक्षा यानी पुलिस गिरफ्तार करके ले गई और वहां पे मृत्यु हो गई, यानी कि कैसे मरा वो, पुलिस अभिरक्षा में नहीं मरना चाहिए, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। लिंग परीक्षण, पेट में लड़का है कि लड़की, ये भी नहीं देखना चाहिए, इस पर भी रोक लगाई गई है। आश्रय का अधिकार, यानी उन्हें रहने का भी अधिकार होना चाहिए। जिनके पास घर नहीं है, गरीब हैं, बेसहारा हैं, तो उनकी भी व्यवस्था सरकार करेगी, अर्थात बेसहारों को भी आश्रय लेने की मौलिक अधिकार संविधान ने दिया है। इनके अलावा हम विदेश जाने का अधिकार आप अनुच्छेद 19 में ही पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 21 के भी तहत इसे शामिल किया गया है। इसके अलावा सड़क पर व्यापार करना भी इसमें जोड़ा गया है, अनुच्छेद 19 में भी है। अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 19 के तहत दी गई सभी स्वतंत्रताएं तो शामिल हैं ही, इनके अलावा जो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रताएं नहीं दी गई हैं वो भी अनुच्छेद 21 के तहत शामिल हैं। अर्थात अनुच्छेद 21 एक अवशिष्ट अनुच्छेद है, और कौन कौन सी बातें अनुच्छेद 21 में शामिल होंगी इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने ही निर्णय के माध्यम से इन सारी बातों को अनुच्छेद 21 में शामिल किया, जो कि मूल संविधान में नहीं था। अभी न जाने कितनी ऐसी बातें हैं जो अनुच्छेद 21 के तहत शामिल होंगी। तो पूरे संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद मुझे अनुच्छेद 21 लगता है। आज अनुच्छेद 21 होता है समाप्त, कल पढ़ेंगे हम लोग अनुच्छेद 22। तो वीडियो पर क्या राय है कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।